नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। अगले महीने ये तय हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई और अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी एक नई रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने 15 जून को एक मीटिंग का ऐलान कर दिया नई दिल्ली में, और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने फोन करके और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रित कर दिया। और जैसे ही ममता बनर्जी ने इस मीटिंग का अनाउंसमेंट किया, जो 15 जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मीटिंग, वैसे ही कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, वो एक्टिव हो गई। और उन्होंने क्या किया कि ममता बनर्जी का जो ये अरमान था इस मीटिंग को बुलाने का और विपक्षी एकता को एक करने का, एकजुट करने का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, उनके इस अरमानों पर सोनिया गांधी ने बुलडोजर चला दिया। उन्होंने, सोनिया गांधी ने क्या किया कि जैसे ही ममता बनर्जी ने इस मीटिंग की घोषणा की, वैसे ही सबसे पहले तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने और संजय राउत ने, दोनों ने इस मीटिंग में शिरकत करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस मीटिंग में नहीं रहूंगा। इसके साथ साथ क्या हुआ, सीताराम येचुरी जो मार्क्सवादी पार्टी के मुखिया हैं, नेता हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं इस मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एक्टिव हो गई और उन्होंने अपने खास मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए उन्होंने तय कर दिया कि आप जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी पार्टी को एकजुट करें। और इसके लिए बाकायदा सोनिया गांधी ने क्या किया कि ममता बनर्जी को भी फोन कर दिया कि भैया आप भी इस चुनाव में मेरे बैनर के तले जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हिस्सा लीजिए। अब देखिए कि यहां पर जैसे ही ममता बनर्जी ने शुरुआत किया, वैसे ही उनका जो अरमान था वो अरमान ही रह गया। अब ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, ये बात आपको मैं बता दे रहा हूं। ममता बनर्जी बहुत जिद्दी नेता है, बहुत जिद्दी मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और पश्चिम बंगाल की ही मुख्यमंत्री है, ये आप सब जानते हैं। आपको हाल का एक वाकया सुनाता हूं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये कहा था कि अब तो यूपीए है ही नहीं, यूपीए का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे यूपीए को मैं नहीं मानता हूं। और ये ममता बनर्जी के मन में तब आया जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे दी। और उसके बाद अभी तक का हाल जो देख लीजिए, तब से लेकर के अभी तक जो भी उनकी पार्टी से नेता चुनाव के समय में छोड़कर के बीजेपी में आए थे, धीरे धीरे सारे नेता वापस टीएमसी में चले गए। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उसके मुकाबले ममता बनर्जी खुद और उनकी जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस जो उनकी पार्टी है, उनका कोई सानी नहीं है। और एक यही ऐसी पार्टी है टीएमसी और ममता बनर्जी जो बीजेपी से सीधा सीधा टक्कर ले सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकती है। बाकी किसी पार्टी में ऐसी क्षमता नहीं है। ये ममता बनर्जी के मन में है और ममता बनर्जी घमंडी भी है। उनको लगता है क्या कि जितनी भी जो विपक्षी पार्टी है उन सभी पार्टी को अपने बैनर के तले उनको बुला करके और खुद वो मुखिया बनना चाहती है। और इसके लिए कई बार ममता बनर्जी ने कोशिश भी की है, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। और ये बात ममता बनर्जी को समझनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी समझना नहीं चाहती है। और उनको ये लगता है कि जो भी है मैं यूपीए के अंडर गाइडेंस में रह करके अपना मैं नहीं चलूंगी, यानी कि कांग्रेस के पीछे पीछे मैं नहीं चलूंगी, ये उनका सोच है। अब यहां पर कांग्रेस को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम है वो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि साल 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2019 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में जो विधानसभा के चुनाव हुए, इन सभी चुनावों में कहीं न कहीं कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है बीजेपी से। और यही वजह है कि जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अब कहीं न कहीं कांग्रेस का जो यूपीए है और कांग्रेस के अंडर गाइडेंस में रह करके जो वो आगे चलती थी, कांग्रेस को जो समर्थन करती थी विपक्षी पार्टी, उनके साथ जो थी, वो सब कहीं ना कहीं चाहती है कि जो वो अब कांग्रेस की बात को नहीं माने, ये चीज है। और दूसरी बात क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी कांग्रेस की सीट बहुत कम है। लेकिन यहां पर एक बात और भी है कि सीट कम बेशक है कांग्रेस का, लेकिन इसके बाद भी जितनी भी जो विपक्षी पार्टी है उन सबको एकजुट करके और समय समय पर कांग्रेस ने
बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। ये कला कांग्रेस में है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, या फिर अगर दक्षिण की अगर बात किया जाए तो जगनमोहन रेड्डी हो, या फिर चंद्रशेखर राव हो, ये ऐसे नेता हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ उनके छत्र छाया में रह करके राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ भी है क्या कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ साथ वो पंजाब में चुनाव वो जीत गए हैं, 2 स्टेट में उनकी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि मैं इनके पीछे क्यों चलूं, ये तो चुनाव हार रहे हैं हर स्टेट में, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां, तो मैं क्यों चलूं। ये चीज ममता बनर्जी में भी है, यही चीज आपको चंद्रशेखर राव के साथ भी है, ये चीज है कहीं ना कहीं। दूसरी बात क्या है कि जो विपक्षी एकता की बात हमेशा होती रही है, अभी अगर चुनाव की बात अगर हो रही है, राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है, तो अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के समर्थित जो एनडीए है, बीजेपी पर यानी कि एनडीए पर यूपीए भारी पड़ेगी और इनका अपना एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन जिस तरह से जो विपक्षी एकजुटता की जो बात हो रही है, जो विपक्ष बिखरा हुआ है, उसे देख करके ये नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में विपक्ष एकजुट होगा। अब यहां पर क्या है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इन्हीं चीजों को देख रही है कि कैसे उसको अपनी रणनीति बनानी है ताकि इस चुनाव में उनको भारी बहुमत मिले और उनका जो कैंडिडेट है, उनका जो उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति का, वो इस चुनाव में जीते और वो राष्ट्रपति बने। हालांकि देखिए, बीजेपी के साथ भी एक समस्या है। 2017 में जब चुनाव हुआ था तब के मुकाबले अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ समस्या ये है कि बेशक वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव जीत लिया, चाहे बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर चुनाव उन्होंने जीते हैं, लेकिन सीटें कम हुई है। और सीट कम होने का जो सीधा सीधा असर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोटिंग होगी वहां पर इसका असर पड़ता है। और इसी पर वो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए। कांग्रेस के साथ क्या है कि अभी उनके पास सिर्फ राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। अभी हाल में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को एक राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 2 स्टेट है वहां पर उनको करारी हार मिली है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, उनको करारी हार मिली है। और यही चीज थी कि ममता बनर्जी को एक बार फिर से आगे निकलने का उनको मौका मिल गया और इसी रणनीति के तहत उन्होंने 15 जून को उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि जी भैया इससे तो संभालना बहुत जरूरी है, और तुरंत उन्होंने संभला। और यहां पर देख लीजिए, कुछ भी है, शरद पवार ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में वो शामिल हुए हैं कई बार, लेकिन शरद पवार कभी भी नहीं चाहेंगे कि ममता बनर्जी को आगे करें। वो सोनिया गांधी के अंडर गाइडेंस में ही रह करके उन्होंने काम किया है। अभी भी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर उनके सहयोग से, यानी कि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे तीनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो ममता बनर्जी को आगे करें, कोई नहीं चाहेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। और दूसरी बात अगर बीजेपी को लेकर के करें तो बीजेपी के साथ सीटें कम हुई है अभी के हाल के विधानसभा के चुनाव में, लेकिन बीजेपी रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर है और बहुत ही तेजी से वो रणनीति बना रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और एक सहमति से अगर वो अपना उम्मीदवार बनाता है तो विपक्ष इस बार अपना राष्ट्रपति बना लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष ऐसा कर पाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अंदर खाने अपनी रणनीति बना रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपनी रणनीति बनाने में कामयाब हो जाएगी। अभी एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए अभी 13,000 वोटों से दूर है, जीत से दूर है। और ये 13,000 जो वोट है वो आसानी से 2 पार्टी जो है वो बीजेपी को अगर समर्थन कर दे तो आसानी से एनडीए का जो उम्मीदवार है वो इस चुनाव में जीत जाएगा और एनडीए का उम्मीदवार ही राष्ट्रपति बनेगा। और मैं आपको साफ कर दे रहा हूं कि इस चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है अगले महीने, इस चुनाव में 2 पार्टी है, 2 पार्टी तय करेगी कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। और उस पार्टी का नाम मैं बता दे रहा हूं। पहला, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जो बीजेडी है ये तय करेगी, और दूसरा आंध्र प्रदेश के जो मुखिया हैं जगनमोहन रेड्डी,
ये दोनों ही पार्टी, वाईएसआर और बीजेडी, ये दोनों ही पार्टी के मुखिया तय करेंगे कि इस देश का राष्ट्रपति कौन होगा अगला। और एक चीज और भी मैं बता रहा हूं कि पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड को अगर देखते हुए अगर हम बात करें तो पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक भी बीजेडी के जो मुखिया हैं नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के जो मुखिया हैं जगन मोहन रेड्डी, बीजेपी को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते आए हैं। और जगन मोहन रेड्डी पहले से भी कांग्रेस से नाराज हैं, तो कांग्रेस की तरफ वो जाएंगे ही नहीं, ये बात एकदम क्लियर है। तो देखिए कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, यानी कि बीजेपी की एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो यूपीए है, अब देखना यह है कि अगली रणनीति तक वो क्या करती है और कौन कामयाब होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आपका अगर कोई सवाल है इस मुद्दे से रिलेटेड तो प्लीज इसमें कमेंट बॉक्स है जहां आप इस सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।